Hello everyone. Today we are here to discuss a very important topic of financial management, that is dividend policy. But before deciding and discussing that what is the meaning of dividend policy, let's try to understand the meaning of dividend. The returns given to the shareholders on their long-term investments is called dividend. कंपनी की नेट अर्निंग्स का वो हिस्सा जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। यहाँ पर दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को दिक्कत करते हैं, और वो है इक्विटी शेयर होल्डर्स और दूसरा है अर्निंग्स, नेट अर्निंग्स। जब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स की तो लेट्स टॉक अबाउट कंपनी ऑल्सो। कंपनी में परमानेंट टाइम के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा लगाते हैं लोग, उन्हें हम बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द रियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस, राइट। नेट अर्निंग्स मीन्स EBIT। EBIT स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी नेट अर्निंग्स का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स रिड्यूस्ड बाय द इंटरेस्ट बर्डन, tax burden and the preference dividend. Now what is this interest, tax and preference dividend? Interest जो हम आउटसाइड ऑब्लिगेशंस, हमने जहाँ से लोन्स लिए हैं या कंपनी ने अगर डिबेंचर्स इशू करे हैं, इन सब पर जो भी इंटरेस्ट बर्डन रहता है, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन रहती है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। टैक्स वी वेरी वेल अंडरस्टैंड विच हैज़ टू बी पेड बाय द कंपनी, and preference dividend is the return which is paid to the preference shareholders. जैसे हमने बात की इक्विटी शेयर होल्डर्स की, ऐसे ही एक और कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक तरीके से हम समझ सकते हैं ये एक हाइब्रिड सिक्योरिटी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। ये भी शेयर होल्डर्स ही हैं, इनके पास भी वोटिंग राइट्स होते हैं बट रेस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट्स होते हैं। रेस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट्स मीन्स दे कैन स्पीक only to the context, only to the extent where their rights are getting affected। यानी जहाँ तक उनके अधिकार, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अधिकार इफेक्ट हो रहे हैं, केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वहीं तक अपनी राय देने का, अपने वोट्स देने का अधिकार है, राइट। तो नेट अर्निंग्स मीन्स EBIT माइनस इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ये हमारी नेट अर्निंग्स रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज डिविडेंड पॉलिसी। The firm's decision about how much to pay to the equity shareholders as dividend and how much to retain as retained earnings. This is called dividend policy. जब कंपनी ये डिसाइड करती है कि अपनी नेट अर्निंग्स का कितना हिस्सा कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स जो कि उसके परमानेंट फंड प्रोवाइडर्स हैं उनको प्रोवाइड करे और कितना हिस्सा अपने पास एज रिटेन अर्निंग्स रखे। रिटेन अर्निंग्स मीन्स अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए एज रिजर्व्स रखे। इस डिसीजन को लेने के लिए हम जब बात करते हैं, जो पॉलिसी बनाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड पॉलिसी। नाउ डिविडेंड डिसीजन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन एंड रिक्वायर्स ग्रेट कॉशन। वाई? बिकॉज अक्सर ये सामने चीज़ें आती हैं कि हम डिविडेंड डिसीजन लें तो उसमें ये देखना पड़ता है कि डिविडेंड एक्चुअली पे करना भी है हमें इस साल या नहीं पे करना है। हाउ मच प्रॉफिट शैल बी पेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। थर्ड, व्हेन दीज डिविडेंड्स बी पेड। सबसे पहली बार डिविडेंड्स दें या ना दें, ये एक मुद्दा है। दूसरा क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजर के सामने आता है कि यदि हम डिविडेंड्स बांट रहे हैं तो एग्जैक्टली कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट हमें एज डिविडेंड बांटना है और कितना एज रिटेन अर्निंग्स अपने पास रख लेना है फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स इन द कंपनी। और तीसरी चीज़, हम जब डिविडेंड्स दे भी रहे हैं तो वो टर्म कौन सा होना चाहिए, वो टाइम पीरियड कौन सा होना चाहिए जब हम डिविडेंड्स पे कर रहे हैं। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज़। जब हम डिविडेंड पॉलिसीज़ की बात करें तो उसकी कुछ टाइप्स भी हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप है लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। जैसे कि हमें नाम से समझ में आता है, लिबरल मीन्स वेरी इजी, बहुत सिंपल। ऑफ कोर्स लिबरल डिविडेंड पॉलिसी इज़ अ काइंड ऑफ डिविडेंड पॉलिसी इन विच पे आउट रेशियो इज़ वेरी हाई। पे आउट रेशियो मीन्स हम नेट अर्निंग्स का ज़्यादा हिस्सा, बहुत ज़्यादा हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंड रिटेंशन रेशियो इज़ वेरी लो। ओनली द अर्जेंटली रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स इज केप्ट और रिटेन्ड। सेकेंड इज़ कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। जैसे अगेन नाम से भी समझना चाहिए, कंजर्वेटिव मीन्स जो बहुत संकीर्ण हो, जिसमें हम अपना पे आउट बहुत कम रखते हैं। पे आउट मीन्स अपने शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो बहुत कम करते हैं।
या कभी कभी ज़ीरो भी रहता है, ज़ीरो पे आउट भी रहता है। विद अ हाई रिटेंशन, ऑफ कोर्स अगर कंपनी अपने ज़्यादा पार्ट ऑफ अर्निंग्स को अपने पास रिटेन कर रही है, रख रही है, विदाउट गिविंग द प्रॉफिट्स, ह्यूज प्रॉफिट्स और इवन नो प्रॉफिट्स टू द शेयर होल्डर्स, तो उसका रीज़न ये है कंपनी को भविष्य में अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने एक्सपेंशन प्लान्स के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से उसने अपना मैक्सिमम पोर्शन ऑफ फंड्स ऑफ द नेट अर्निंग्स अपने पास एज रिटेन अर्निंग्स रख लिया है। तीसरी डिविडेंड पॉलिसी होती है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। इट अटैचेस इक्वल इम्पॉर्टेंस टू बोथ मीन्स पे आउट एंड रिटेंशन बोथ, यानी जितना डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऐसा अमाउंट होना चाहिए जिससे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर सेटिस्फाइड रहे, प्लस हमारे पास एक सफिशिएंट रिजर्व्स भी मेंटेन रहे इन द नेम ऑफ रिटेन अर्निंग्स। नेक्स्ट इज कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स। It considers the current year's earnings for dividend distribution. It of course bears the fluctuation in the amount and rate of dividend. Next is factors influencing dividend policy. ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिससे डिविडेंड पॉलिसी प्रभावित होती है? सबसे पहला, लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, हमारी कंपनी के पास फंड्स की अवेलेबिलिटी कितनी है। दूसरी बात, इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस ऑफ फॉर करंट इनकम। से फॉर एग्जांपल हमने सोचा तो ये है कि हम ज़्यादा फंड्स अपने पास रख लें इस बार रिटेन अर्निंग्स की तरह और कम अमाउंट्स डिस्ट्रीब्यूट करें एज इक्विटी शेयर होल्डर्स डिविडेंड। बट से फॉर एग्जांपल हमारे शेयर होल्डर्स का जो ग्रुप है उनकी प्रेफरेंस ये है कि हम उन्हें ज़्यादा अमाउंट एज डिविडेंड पे करें, तो इन दैट कंडीशन ऑफ कोर्स हमें अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहले उनकी एक्सपेक्टेशंस को कैटर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपने सेटिस्फाइड रखना है। अगेन आई वुड रिपीट दिस थिंग दैट दे आर द लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइडर्स टू द बिजनेस। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी डिविडेंड पॉलिसी बना रहे हैं उसमें हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस क्या है। इफ़ दे प्रेफर फॉर करंट इनकम, डेफिनेटली वी हैव टू गिव मोर डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। और अगर उनकी प्रेफरेंस है ठीक है, आफ्टर सम टाइम दे कैन हैव लॉन्ग बेनिफिट्स और ह्यूज बेनिफिट्स, देन ऑल्सो इट्स क्वाइट okay, and we can have a conservative dividend policy. Next is financial needs of the company. What are the current financial requirements of the company? It also determines the dividend policy. Next is dividend policy of competitors. बहुत important है। We are living in the era of globalization. जब हर कंपनी जो भी एग्जिस्ट कर रही है, जो बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, everybody is taking care of what the competitors are doing. चाहे वो बिज़नेस की बात हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात हो, चाहे वो डिविडेंड्स की ही बात क्यों ना हो, बिकॉज हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हमारे पास फंड्स लगा रहे हैं हमारे बिज़नेस में, वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ लगा रहे हैं कि उनको हम अच्छे डिविडेंड्स पे करेंगे। अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा हम रिटर्न्स दे रहे हैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को और स्टेबल रिटर्न्स दे पा रहे हैं, तभी केवल हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स satisfied रहेंगे and they will be in touch with the company for longer period of time. Next is past dividend rates of the competitors. Again, केवल करंट डिविडेंड पॉलिसी को ही हमें कंसिडर नहीं करना, बल्कि अपने कॉम्पिटिटर्स की और नॉट ओनली कॉम्पिटिटर्स रादर अपनी हमारे लास्ट ईयर्स की डिविडेंड रेट्स क्या रहे हैं, इनको भी हमें ध्यान में रखते हुए अपनी करंट डिविडेंड पॉलिसी को फ्रेम करना चाहिए। Now next is classification of dividend theories. Well, हम लोग डिस्कस करेंगे classification of dividend theories, जिसमें दो classifications हैं। One is the relevance approach and second is the irrelevance approach. जैसे कि नाम से भी हमें समझ में आता है, relevance approach कहती है that relevance approach says that dividend decisions affect the value of the firm and the stock price. Stock price here means the share price, right? High dividend payout ratio increases the value of the firm. On the other hand, low dividend payout ratio decreases the firm's value. अगर हमारे डिविडेंड पेआउट्स अच्छे हैं तो ऑफ कोर्स हमारी फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, और इसके अगेंस्ट अगर हमारे डिविडेंड्स कम हम दे रहे हैं, डिविडेंड पेआउट्स कम हैं, तो हमारी फर्म की वैल्यू भी on the other hand decline करेगी. This is what relevance theory says. Now, relevance approach, which has been propounded by two very famous propounders, Walter and Gordon. One by one we will be discussing about Walter's model and then Gordon's model. Well,
James E. Walter proposed a model of share valuation that supports the view that dividend policy of an enterprise has a bearing on value of enterprise, जो हमने पहले भी डिस्कस किया. क्योंकि वॉल्टर ने जो अप्रोच दी इट वॉज अ पार्ट ऑफ रेलेवेंस अप्रोच, तो इनका कहना यही था कि हम जो भी डिविडेंड पॉलिसी बनाते हैं उसका पूरा प्रभाव पड़ता है वैल्यू ऑफ फर्म पे. ये मॉडल बेस्ड है दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पे जिन्हें हम बोलते हैं आर, दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड दूसरा के स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इट्स वी कैन से एन ऑल और नथिंग अप्रोच. वॉल्टर ने अपने मॉडल में 3 कंडीशंस बताई. उन्होंने कहा फर्म्स 3 तरीके की होती हैं, ग्रोथ फर्म्स, नॉर्मल फर्म्स एंड डिक्लाइनिंग फर्म्स. जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि 2 कंडीशंस, 2 अजम्पशंस पर हम लेके बात चलते हैं इसमें कि आर और के, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है हमको और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हमको बियर करनी पड़ रही है. ग्रोथ फर्म्स वो फर्म्स हैं बेसिकली जहाँ पर रिटर्न्स ज़्यादा हैं कॉस्ट से भी. दिस इज़ व्हाट आई हैव शोन हियर ऑल्सो. R is greater than K. Growth firms are the firms with profitable investment projects, यानी वो firms जिनमें अभी भी possibilities हैं, possibilities के अलावा हम कह सकते हैं opportunities हैं कि हम आगे और investment करेंगे तो returns और ज़्यादा बढ़ेंगे. Normal firms वो firms हैं जहाँ R और K बराबर हैं. ऐसी firms के लिए dividend payout ratio range करता है 0 और 100% के बीच में. तीसरी कैटेगरी है डिक्लाइनिंग फर्म्स, यानी वो फर्म्स जिनमें प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स नहीं हैं या जिनमें हम कह सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नहीं हैं, यानी आर इज़ लेस देन के, यानी जो हम कॉस्ट लगाएंगे भी, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगी भी, वो रिटर्न से ज़्यादा होगी. डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 100% इन दिस केस. वाई दिस अप्रोच इज़ कॉल्ड एज ऑल और नथिंग अप्रोच? बिकॉज वॉल्टर हैज़ सजेस्टेड कि या तो आपके पास अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दैट इज़ इफ़ द फर्म इज़ अ ग्रोथ फर्म वेयर आर इज़ ग्रेटर दैन के, यू शुड गो फॉर 100% रिटेंशन, यानी हम अपने शेयर होल्डर्स को उस केस में कोई भी अमाउंट एज डिविडेंड नहीं पे करेंगे. ऑन द अदर हैंड अगर हमारी कंडीशन डिक्लाइनिंग फर्म्स की है जहाँ आर इज़ लेस देन के है, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, दैट वी विल पे द एंटायर अमाउंट. That's why it is called as all or nothing approach. Now let's talk about the assumptions on which this Walter has stated this model. All the profitable investments are financed through retained earnings, or we can say the firm is an all equity firm. इसके थ्रू हम एक चीज़ और भी समझ सकते हैं कि हम डेट फाइनेंसिंग नहीं करेंगे. फर्म में जो भी पैसा लगेगा वो केवल और केवल इक्विटी का लगेगा या रिटेन अर्निंग्स का लगेगा. इसीलिए रिटेन अर्निंग्स का इम्पॉर्टेंट रोल है. नेक्स्ट इज़ आर एंड के ऑफ द फर्म इज़ कांस्टेंट. ये मॉडल अज्यूम करता है कि जो रिटर्न्स मिल रहे हैं हमें या जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है वो कांस्टेंट है, इट इज़ नॉट चेंजिंग. थर्ड इज़ 100% पे आउट और रिटेंशन ऑफ अर्निंग, दैट्स वी हैव डिस्कस्ड. And next is the firm has infinite life, that the business has perpetual existence. चलता रहेगा, business is not going to get an end. Next is the market price per share. How do we compute the market price per share in this case? Walter has given a model which is like that. P is equals to D plus R upon K in bracket E minus D whole divided by K. यहाँ P मीन्स द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, जो हम कंप्यूट करना चाहते हैं कि अगर हम डिविडेंड्स जो भी पे कर रहे हैं या जो भी हमारा इक्विटी इस समय डील कर रहा है, कॉस्ट है या जो रिटर्न्स मिल रहे हैं, इन सब के बेस पे हम अगर प्राइस निकालना चाहते हैं मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, देन P इज़ द करंट मार्केट प्राइस. D stands for dividend per share that we are giving to the shareholders. E stands for earnings per share. R stands for rate of return and K stands for cost of equity. Now this model also suffers from some criticisms. The criticisms are like it ignores the benefit of optimum capital structure. अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी रेज द फंड्स. वो सारे सोर्सेज जहाँ से हम पैसा रेज़ करते हैं, फंड्स रेज़ करते हैं अपने बिज़नेस के लिए, उन सारे सोर्स का जब हम कॉम्बिनेशन बना लें अपने बिज़नेस में, हम स्टडी करें दैट कौन कौन सोर्सेज हमने पैसा लिया है, ऑल टुगेदर दे आर नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर. ऑफ कोर्स
अगर हम उधार से पैसा लेते हैं तो हमको टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इस टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट पीपीटी में भी डिस्कस करेंगे दैट हाउ द डेट फाइनेंसिंग इज़ बेटर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, सिंस इट इज़ एन ऑल इक्विटी फर्म in case of Walters model, so that's why it has been written, it ignores the benefits of optimum capital structure. Next is K and R cannot be constant. Of course, in an ever changing dynamic situation of business environment, how can we expect that K, that is the cost of capital, and R, that is the return on investments, can be constant? So this is also one of the big criticisms. Third is actual share price in practice is different from the Walters model. And fourth is it ignores the fact that market prices are affected by many factors and present value of future expected dividend is only one of them. Future expected dividends means the expectations of the shareholders for the current consumption of dividend. ये केवल एक फैक्टर है जिस पर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया है वॉल्टर ने, और इसीलिए क्रिटिसिज्म बन गया कि मार्केट प्राइसेस और भी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करते हैं, केवल फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स पर नहीं निर्भर करते। नेक्स्ट इज the Gordon's model. Gordon's model has been propounded by M.J. Gordon. He also holds the view that dividend is relevant to the value of the company, and dividend policy certainly affects the value of the company. He also propounded a model with the following assumptions. Now, what are the assumptions of Gordon's model? He also said that company is an all equity company. Only retained earnings are used for financing. Again, the same thing, that debt financing could not be done. Second assumption that he took was K and R are constant. Third, the company has infinite or perpetual life. Fourth, corporate tax does not exist. Fifth, which is a different point given by Gordon, that he has made the use of growth rate. And here growth rate has been computed by multiplying B by R. B यानी रिटेंशन रेशियो, जिसे हमने कांस्टेंट लिया है, और R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ रिटर्न। और सिक्स्थ कंडीशन गॉर्डन की ये मानी है इन्होंने दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर दैन द ग्रोथ रेट। G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ रेट एंड K स्टैंड्स फॉर कैपिटल। नाउ नेक्स्ट, हाउ डू वी कंप्यूट द प्राइस ऑफ द शेयर विद द हेल्प ऑफ गॉर्डन्स मॉडल? Here P is equals to E in bracket 1 minus B. B is retention ratio upon K minus BR. BR as a total we can say growth rate. So market price निकालने के लिए हमें earning per share चाहिए, retention ratio चाहिए, cost of capital चाहिए, BR यानी growth rate चाहिए, और R यानी rate of return चाहिए. In this model also, dividend policy is based on availability of investment opportunities and relationship between R and K. इस मॉडल में भी हम अगर देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये मॉडल भी बेसिकली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर और आर और के रिलेशनशिप पर ही बेस्ड है। गॉर्डन ने भी कहा कि 3 कंडीशंस हैं, ग्रोथ फर्म्स में जहाँ रिटर्न कॉस्ट से ज़्यादा है, डिक्लाइनिंग फर्म्स में जहाँ रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट से कम है, और तीसरी कंडीशन जब रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बिल्कुल बराबर है। Under conditions of uncertainty, dividend policy may affect the market value of shares even R is equals to K. मैं यहाँ पर आप सबका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहूँगी कि गॉर्डन ने भी ये बात कही कि यदि R इज़ ग्रेटर देन K है, यानी ग्रोथ फर्म है हमारी, जहाँ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, इस केस में हमें मैक्सिमम पे आउट करना, मैक्सिमम रिटेन करना चाहिए और मिनिमम पे आउट करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड व्हेन R इज़ लेस देन K, इस केस में हमें जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी नहीं चाहिए नियर फ्यूचर, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मीन्स मैक्सिमम पे आउट एंड मिनिमम रिटेंशन। हिज आर्ग्यूमेंट इज़ बेस्ड ऑन दैट इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स। कभी भी इन्वेस्टर्स रिस्क लेना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, एंड दे पुट अ प्रीमियम ऑन सर्टन रिटर्न्स रादर देन अनसर्टेन रिटर्न्स। और वो चाहते हैं कि एटलीस्ट उन्हें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जैसे वॉल्टर ने अपनी अप्रोच में यह कहा कि 100% दे दीजिए आप एज डिविडेंड्स, या आप 100% रिटेन कर लीजिए अमाउंट फॉर द फ्यूचर कंटिजेंसीज, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। गॉर्डन ने इसी बात का डिफ्रेंशिएशन किया, एक डिमार्केशन क्रिएट किया दैट आप मैक्सिमम पे आउट करिए या मैक्सिमम रिटेन करिए इन 2 कंडीशंस डिपेंडिंग अपॉन R एंड
k. So well, this was something about the relevance approaches. Next we will be discussing about the irrelevance approach in the next slide. Till then, thank you.